नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। आप थंब से समझ गए होंगे कि हम आज महाराष्ट्र के फिर से एक महाराष्ट्र का मूड जो हमारा शो हर रोज़ आता है शाम 4 बजे, फिर से शुरू हो गया है। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई का किंग कौन? क्योंकि मुंबई का किंग कौन, मुंबई और महाराष्ट्र का भी किंग कौन, ये मुंबई तय करती है। मुंबई के जो 2 ज़िले हैं, मुंबई सबअर्बन और मुंबई सिटी, जहाँ टोटल 288 में से 36 सीटें आती हैं, शहरी इलाका है। और यहाँ कौन किस पर भारी है, आज हम इन्हीं सीटों पर चर्चा करेंगे और कौन कितनी सीटों पर किसके सामने लड़ रहा है। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही हैं, उद्धव और बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है, शिंदे और एनसीपी कितने सीटों पर लड़ रही है, तमाम चर्चा करेंगे और वहाँ का समीकरण क्या है, कौन भारी पड़ रहा है और कौन कमजोर पड़ रहा है। हमारे साथ सोनू हैं, एक बार फिर मुंबई से जुड़े हुए हैं। सोनू, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच उपेंद्र भाई। आज आज जो थंब है मुंबई का किंग कौन, क्योंकि मुंबई का जो किंग होगा वो महाराष्ट्र पे राज करेगा, है ना। जो 26 जी मुंबई सबअर्बन की सीटें या मुंबई सिटी की 10 सीटें, यानी टोटल मिला के 36 सीटें ये तय जी करेंगी कि महाराष्ट्र का किंग कौन होगा। और मुंबई का किंग महाराष्ट्र के किंग के साथ ही मुंबई का किंग भी हो जाएगा। तो आज जी हम एक एक सीटों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले किसके बीच चला जाए, एकनाथ शिंदे, पहले चलते उद्धव हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच चलते हैं। उद्धव ठाकरे के बीच चला जाए, क्योंकि ये 2 जी पार्टियां हैं और 2 पार्टियों का भविष्य भी तय होगा इस चुनाव में। जी हाँ, देखिए तो सबसे काफी पहले हम इंटरेस्टिंग देखेंगे रहेगा कि क्योंकि जो 11 सीटें हैं, हम 11 सीटों को हम फटाक से बता देते हैं, उसके बाद आप एक-एक करके उनका बताते रहिएगा कि जी समीकरण क्या है। पहली सीट है जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो 11 सीटों में 36 में से लड़ रहे हैं, उसमें से भायखला सीट है, वर्ली सीट है, माहिम की सीट है। माहिम की सीट वही सीट है जहाँ से राज ठाकरे के अमित बेटे ठाकरे। अमित ठाकरे चुनावी मैदान में है। वर्ली सीट वो है जहाँ से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है। चेंबूर है, भांडुप है, कुर्ला है, अंधेरी है, डिंडोशी है, मागाठाड़े है, जोगेश्वरी पूरब की सीट है और विक्रोली की सीट है। 11 सीटें हैं जहाँ से आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। स्क्रीन पे लूप में चल रहा है ये कि कौन-कौन सी सीटें हैं जहाँ उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे। सबसे पहली सीट कौन सी बात की जी जाए? देखिए सबसे पहली अगर बात करें तो हम वर्ली की सीट की बात कर सकते हैं। वर्ली की सीट की वर्ली बात का करते हैं जहाँ से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है। जी हुँ। जी, देखिए ये क्या काफी समीकरण है इंटरेस्टिंग वहाँ? सीट है और ये हुँ, यहाँ पर ये दूसरा चुनाव है और इस हुँ, आदित्य ठाकरे का ये दूसरा चुनाव है। लेकिन हुँ, पिछले चुनाव और इस चुनाव में अगर देख लिया जाए तो स्थिति बदल चुकी है। स्थिति हुँ, इसलिए बदली हुई है क्योंकि यहाँ पर आदित्य ठाकरे को पिछले चुनाव में किसी से चुनौती नहीं मिली थी, यानी कि कोई दमदार लीडर नहीं था। लेकिन इस हुँ, बार आदित्य ठाकरे को चुनौती मिली है मिलिंद देवरा, जो कि एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं, और हुँ, जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो संदीप देशपांडे है हुँ, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से। हुँ, तो यहाँ पर इस बार मराठी वोटर्स के बंटवारे और यहाँ पर जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनके बंटवारे होने के काफी ज्यादा संकेत हमें मिल रहे हैं। जो मराठी हुँ, वोटर्स के बंटवारे होंगे वो होगा संदीप देशपांडे और जो आदित्य ठाकरे हैं उनके बीच। और नॉन मराठी वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो मिलिंद देवरा जो है वो नॉन मराठी जो है कम्युनिटी से आते हैं। तो जो नॉन मराठी कम्युनिटी है उसके वोट जो है वो हो सकता है कि मिलिंद देवरा के पास चले जाए। हुँ। जो ये जो पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी है, इस कॉन्स्टिट्युएंसी में सबसे पहले अपने कैंडिडेट का ऐलान राज ठाकरे की तरफ से किया गया था। राज हुँ। ठाकरे ने जब ऐलान किया था कि वो इस चुनाव को थोड़ा-सा सुनो, आपको रोकेंगे हम। मिलिंद देवरा के बारे में थोड़ा-सा 2 सेकंड हम बात करना चाहते हैं। मिलिंद जी देवरा जी ये पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए, शिवसेना में शामिल हो गए। उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना से वो राज्यसभा सांसद भी हैं। उनके पिताजी भी कांग्रेसी ही जी रहे और ये भी कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से ये फिर से शिंदे की चूँकि कहा जा रहा था कि मुंबई जो पश्चिमी की पूर्वी सीट है, उसको लेके तनातनी हुई थी कांग्रेस और इसके बीच में। तो ये था मामला। तो ये कांग्रेस के लीडर, पुराने लीडर रहे हैं, इनके पिताजी भी कांग्रेस के लीडर रहे हैं, लेकिन अब ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लीडर हो गए हैं और राज्यसभा सांसद हैं। जी वो वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आगे बताइए आप। जी जी देखिए
तो नॉन मराठी के वोट जो होंगे, जो नॉन मराठी यहाँ पर पॉपुलेशन है, हालांकि इतना ज्यादा नहीं है लेकिन है, ठीक ठाक वोटर्स हैं, तो उनके वोटर्स जो है वो मिलिंद देवरा के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ के समीकरण इस बार काफी अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि 2019 की लड़ाई में राज ठाकरे ने अपने भतीजे के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन उन्होंने इस बार जो है वो अपना कैंडिडेट उतार दिया है, और अपना कैंडिडेट उतार कर अब जो है मराठी वोटों के बंटवारे हो जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि ये जो चुनाव है इसमें राज ठाकरे ने अपना कैंडिडेट जो है वो सबसे पहले उतारा था। जब राज ठाकरे ने यह ऐलान किया था कि वो इस बार 225 सीटों पर मैदान में उतरेंगे, और उन्होंने उसी वक्त दो नाम जाहिर किए थे, एक पंढरपुर की सीट से और दूसरा जो है वो वर्ली की सीट से नाम जाहिर कर दिए थे, और संदीप देशपांडे को उन्होंने मैदान में उतारा था। संदीप देशपांडे की अगर बात करें तो ये दादर से शिवाजी पार्क जो इलाका है वहां से ये नगर सेवक पार्षद हुआ करते थे, और उन्होंने वहां पर काफी अच्छा काम किया। राज ठाकरे के काफी करीबी भी इन्हें माना जाता है, और मीडिया में भी वो काफी रह चुके हैं। तो उन्होंने पिछले 5 से 10 सालों में अपना एक वोट बैंक जो है इस इलाके में बनाया है, और इसी के चलते उन्हें टिकट दी गई है। तो मराठी वोटर्स यहाँ से कटेंगे। अब जो आदित्य ठाकरे हैं उनके सामने एक यहाँ एक आपसे बात सोनू, एक सवाल है हमारा कि ये भी हम बताते चले कि आखिर राज ठाकरे अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मराठी वोटों में बंटवारा होगा तो फायदा किसे होगा? देखिए, अगर मराठी वोटर्स में बंटवारा होता है तो इसका सीधे सीधे फायदा जो है वो तीसरी पार्टी को चला जाएगा, क्योंकि मराठी वोटों का बंटवारा होते हुए फायदा जो है वो बीजेपी ये चाहती है कि मराठी वोटों का बंटवारा हो। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो सीट है ये शिवसेना की सीट है, और शिवसेना ने यहाँ पर काफी मेहनत भी की है। एनसीपी के एक नेता हुआ करते थे सचिन अहिर। सचिन अहिर जो है वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने 2014 के बाद जो है शरद पवार की पार्टी छोड़ ली और वो आ गए उद्धव ठाकरे के साथ। तो इस इलाके में जो सचिन अहिर है उनका भी दबदबा काफी ज्यादा है, और उसकी वजह से इस इलाके में उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को जीत मिलना काफी आसान बात है। लेकिन अब जिस तरह से कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, जिससे वोटों का विभाजन होगा, उससे नुकसान जो है वो सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को होने वाला है। तो एक सोची समझी रणनीति है कि किस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट को प्लांट किया जाए, किस तरह से मिलिंद देवरा को एकनाथ शिंदे की कैंडिडेट टिकट से उतारा जाए। देखिए, मिलिंद देवरा बीजेपी के नेता है, माफ करिए, एकनाथ शिंदे के नेता है, और ये सीट जो है ये पहले जा रही थी बीजेपी के पास। बीजेपी यहां से साइना एनसी को मैदान में उतारने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर गेम क्या खेला? बीजेपी ने यहां पर ये गेम खेला है कि अगर बीजेपी, जो कि एक नॉन महाराष्ट्रियन पार्टी जो है एक तरह से दिखाई देती है, वो अगर अपना एक ऐसा कैंडिडेट उतारती है जो नॉन महाराष्ट्रियन है, तो इससे जो है काफी नुकसान हो सकता है, और इससे ज्यादा डैमेज आदित्य ठाकरे के वोट बैंक को नहीं किया जा सकता है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे को यह सीट दे दी गई, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि एकनाथ शिंदे मराठी मानुस जो है वो ये उसकी पार्टी है, और उसके पार्टी के कैंडिडेट को उतारा गया है। तो इससे मराठी वोटर जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ अटैच हो सकते हैं। तो इस रणनीति के तहत बीजेपी ने ये काम किया है, और इसी के तहत मिलिंद देवरा को उतारा गया है। हालांकि कोई और कैंडिडेट मराठी होता तो मराठी वोटर्स वोट और मिलने के चांसेस हमें यहाँ पर काफी ज्यादा देखने में। दूसरी सीट सुनो, बात करते हैं, बहुत सारी सीटें हैं, 36 सीटें हैं। दूसरी सीट महीप की बात करते हैं। महीप एक तरह से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के दो राजकुमारों की ये सीटें हैं, महीप और वर्ली। जी, देखिए, माहिम जो सीट है ये काफी इंटरेस्टिंग है इस बार इस चुनाव में, क्योंकि यहाँ पे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है। अब पहले तो ये कहा गया था कि एक संस्कृति है महाराष्ट्र की, वो जपने का काम किया जाएगा, यानी कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज ये भी है कि यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट है उनको भी मैदान में
उतारा गया है। तो हम्म, लड़ाई जो है ये अमित ठाकरे के लिए भी काफी आसान नहीं है। अमित ठाकरे के लिए अब ये लड़ाई और मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास कुछ इतना एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। उनके सामने जो है सदा सरवनकर जैसे एक दमदार नेता है, मजे हुए खिलाड़ी जी, हैं, मजे काफी हुए नेता हैं। खिलाड़ी है और वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो जो माहिम की जो सीट है, इससे काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो अमित ठाकरे के लिए होगा। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है कि माहिम जो इलाका है, यहाँ पर एक मुस्लिम बहुल्य जो वोट्स है वो काफी ज्यादा है। माहिम दरगाह वाला जो एरिया आता है और जो समंदर से लगकर जो एरिया आता है, वहां पर मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कैंडिडेट को वोट देंगे। यहां पर जब 29 तारीख नहीं, 4 तारीख का जो वक्त था, जब हम्म, नॉमिनेशन वापस लेने का जो आखिरी वक्त टाइम था, दिन था, 3 बजे तक नॉमिनेशन वापस लेने थे। तो उस वक्त जो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं वो अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते थे। वो हम्म, जो है उन्होंने अपने बेटे को, वरुण सरदेसाई को, उन्होंने राज ठाकरे के घर पर भेजा, लेकिन बातचीत करके कि चलो हम वापस ले लेंगे फॉर्म। लेकिन राज ठाकरे ने उनसे मुलाकात नहीं की। अब हम्म, मुलाकात के लिए समय नहीं दिया गया और 3 बजे का समय निकल गया। राज ठाकरे के सामने एक मुश्किल हल हो सकती थी, जब राज ठाकरे जो है वो वरुण सरदेसाई से मुलाकात करके मामले को सॉल्व कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने जो है अब ये लड़ाई इंटरेस्टिंग कर दी। आज भी आपको बता दें कि ये एक इशू बना हुआ है जो महायुति है उसके अंदर, कि जो जो बीजेपी है वो लगातार जो है वो दबाव बना रही है एकनाथ शिंदे के ऊपर कि आप राज ठाकरे के बेटे के सामने अपना कैंडिडेट मत उतारो, अपने कैंडिडेट को जो है इतना एक म्यूचुअली तौर पर पीछे जाने के लिए कह दो। तो हम्म, राज ठाकरे को जिताने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के पास पीछे जाने का कोई भी मौका नहीं है। और जिस हिसाब हम्म, से इस सीट पर एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, इसको लेकर हम्म, कल ही एकनाथ शिंदे ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से जो है बीजेपी के जो लोकल नेता है, मुंबई हम्म, प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष जो है अपना क्या कहते हैं, आशीष शेलार। तो आशीष शेलार और नारायण राणे की शिकायत जो है वो आला कमान को कर दी गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। तो एकनाथ शिंदे जो है वो अब एक दबाव में जो है, भले ही इस सीट से मैदान में है, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो इस चुनाव में पूरी तरह से जो है अब वो उतर चुकी है और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो है वो इस पूरे चुनाव में मैदान में अब पीछे जाए। इसके अलावा महेश सावंत जो है, जो कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो नेता है, वो यहाँ से मैदान में है और मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि एक तो शिवसेना की लेगेसी है यहाँ पर, इसी इलाके में शिवसेना भवन आता है, इसी इलाके में मराठी वोटर्स का एक अच्छा खासा दबदबा है। तो मुझे लगता है कि इस सीट पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़ाई हमें देखने मिलेगी, लेकिन अपर एज इस सीट पे कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट को हमें मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग इस सीट की लड़ाई हमें देखने मिल सकती है और राज ठाकरे के बेटे का जो पहला पॉलिटिकल डेब्यू है, ये हमें काफी ज्यादा मुश्किल में देखने मिल सकता है कि जिस तरह से उनके बयान आए थे, जिस तरह से उनकी जो चीजें सामने आई थी, तो उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू है कि क्या है। जी उपेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, टेक्निकल थोड़ा ग्लिच आ गई थी। हाँ, बोलिए। तो अगली सीट पे कौन चलते हैं हम लोग? अगली सीट अगली माहिम हो गई, सीट वर्ली हो गई और अगली चेंबूर सीट तो चलते जो हैं। है, चेंबूर नहीं, मुझे लगता है कि अगली सीट जो है वो होनी चाहिए है अंधेरी।
नहीं, अंधेरी नहीं, अगली सीट होनी चाहिए है मुंबा देवी की। ठीक है, मुंबा मुंबा देवी, देवी पे चलते हैं। जी, क्योंकि मुंबा देवी हम्म। से जो बीजेपी है उसने हम्म। एकनाथ शिंदे की टिकट पर सायना एनसी को मैदान में उतारा है। और मुंबा देवी की ये जो हाँ, साइना एनसी को सीट लेके है, ये भी कहा जा रहा ये है कि पैराशूट पारंपरिक उम्मीदवार तौर हैं। पर, जी, पैराशूट उम्मीदवार हैं जो देखिए बीजेपी सायना के एनसी जो जेपी है, नड्डा सिंह। जी। देखिए सायना सायना एनसी की जब हम बात करते हैं तो सायना एनसी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता है, और बड़ी इन द सेंस पुरानी प्रवक्ता। नेता है, मुंबई हम्म। प्रवक्ता रही हैं, और काफी वक्त से मैंने देखा है उन्हें कि वो काफी वक्त से एक्टिव रही है। लेकिन जब हम्म। से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार में आए हैं, और जब से देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बने थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुंबई बीजेपी के अंदर उनका वर्चस्व कम होता रहा है। जब आशीष शेलार और विनोद तावड़े जब महाराष्ट्र और मुंबई बीजेपी पे दबदबा रखते थे, तो उस वक्त सायना एनसी का अच्छा खासा एक होल्ड हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में उनका होल्ड का कम हुआ है। लेकिन इस बार एक मौका दिया गया है सायना एनसी को कि वो चुनाव में उतरे और जीत कर आए। अभी उन्हें जो ये सीट दी गई है, ये है मुंबा देवी की सीट। मुंबा देवी ये वो जगह है जहां से मुंबई नाम जो है डिराइव होता है। मुंबा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन यहाँ पर अमीन सोलकर जो है वो कांग्रेस की टिकट से पिछले 4 टर्म से विधायक रहे हैं, यानी कि एक छत्र उनका इस सीट पर राज रहा है। तो क्या उनकी सीट पर इस तरह से सायना एनसी को उतारने का मतलब यही है कि जो नॉन मुस्लिम वोटर्स है उनका वोट जो है वो दिया जाए। अब सायना एनसी एक तो नॉन मराठी फेस है, तो मुस्लिम वोटर्स भी कुछ हद तक उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एकनाथ शिंदे की टिकट से उन्हें इसलिए मैदान में उतारा गया है कि अगर सायना एनसी बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ती तो मुस्लिम वोट जो है वो मिलना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता। लेकिन यहां पर उन्होंने एक अच्छी ट्रिक खेली कि आप एकनाथ शिंदे की टिकट से बीजेपी के कैंडिडेट को उतारे, ताकि एकनाथ शिंदे का फायदा जो है वो सायना एनसी को मिल सके। देखिए इसी से लगी हुई बायकला की सीट है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए एकनाथ शिंदे की जो कैंडिडेट है यामिनी जाधव, उन्होंने बुरखा बांटने का काम किया था। तो बीजेपी जानती है कि उन्हें तो मुस्लिम वोट जो है वो मिलने से रहे, लेकिन यहां पर हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को मुस्लिम वोट मिले, और इसीलिए उन्होंने अच्छी एक ट्रिक लगाई कि बीजेपी की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट टिकट पर अपने कैंडिडेट को उतारा जाए और नॉन मराठी कैंडिडेट को उतारा जाए ताकि मुस्लिम वोट्स मिल सके। तो मुंबा देवी की जो लड़ाई है ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन देखना ये जरूरी है कि जो एक तरह की लेगेसी अमीन पटेल के पास है वो किस तरह से डिस्ट्रॉय की जा सकती है सायना एनसी के जरिए। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ सायना एनसी नुकसान दिला पाएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के लिए एक फायदा महाराष्ट्र में ये है कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है उनके साथ। चाहे वो AIMIM का भी कैंडिडेट अगर जो है उतारा जाए महाविकास आघाड़ी के सामने, तो मुस्लिम वोटर जो है वो जो है वो आंख बंद करके जो है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को ही वोट देने का काम करेंगे। तो ये जो लड़ाई है इसमें जो जहां पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहां पर जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है उन्हें जो है आराम से सीट मिलेगी। तो ये आपकी मुंबा देवी की सीट थी जहां से साइना एनसी चुनावी मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि साइना एनसी बीजेपी की लीडर थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की पार्टी से उनको सिंबल मिला है और चुनावी मैदान में है। मुंबा देवी की सीट में जो हम कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे, लेकिन ये सीट कांग्रेस बनाम एकनाथ शिंदे की है, जहां से बीजेपी ने नया दांव खेलते हुए एकनाथ शिंदे के टिकट पर मुंबा देवी से साइना एनसी को उतारा है। अगली सीट की कौन सी बात की जाए? देखिए अगली सीट मुझे लगता है कि ढिंडोशी की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ढिंडोशी की सीट है यहाँ से संजय निरुपम मैदान में। अब संजय निरुपम शिवसेना कांग्रेस कांग्रेस लीडर ये भी रह चुके हैं, संजय निरुपम भी। जी, देखिए तो संजय निरुपम की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है।
संजय निरुपम बिल्कुल। ने अपना जो करियर एक पत्रकार के तौर पर शुरू किया था। वो सामना के पत्रकार हुआ करते थे और सामना के लिए वो जो है लेख भी लिखा करते थे। तो सामना से यानी कि शिवसेना से उनकी शुरुआत हुई थी। बाला साहेब ठाकरे के अंतर्गत उनकी जो है एक तरह से राजनीतिक पारी शुरू हुई थी। वो शिवसेना के नेता भी रहे थे। सामना के बारे लेकिन में थोड़ा हम बता भी देते हैं। सामना एक मुखपत्र है, शिवसेना का मुखपत्र माना जाता है। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद से वो चलता आ रहा है। इस समय सामना के संपादक संजय राउत हैं। संजय राउत ही सामना का पूरा कार्यभार देखते हैं और उसी के पत्रकार संजय निरुपम हुआ करते थे। संजय निरुपम ने वही सामना से अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था। कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते थे संजय निरुपम, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से मतभेद होने के बाद वो भी एकनाथ शिंदे का ही दामन थाम लिए थे वो। जी, 2 जी, महीने मुझे लगता जैसे है कि मिलिंद चुनाव देवड़ा, के 1 महीने पहले जैसे ही जैसे वो मिलिंद देवड़ा ने थामा, ये भी जी, मिलिंद देवड़ा के साथ संजय निरुपम भी चलेगा। जी। लेकिन मिलिंद देवरा के साथ फायदा ये हुआ कि मिलिंद देवरा को राज्यसभा भेज दिया गया। राज्यसभा चले उनका गए। जो उनकी सांसदीय उनको सांसदीय कंफर्म तौर पर दे दी गई। क्योंकि मिलिंद देवरा लेकिन एक मिलिंद देवरा के जो राज्यसभा जाने के पीछे उनकी लेगेसी है, जो उनके पारिवारिक लेगेसी जी, है, ये भी शायद वजह रही होगी। नहीं देखिए वो मिलिंद देवरा का राज्यसभा भेजना और एकनाथ शिंदे के साथ जाने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर वो डायरेक्ट बीजेपी नहीं जा सकते थे, उन्हें जाना तो बीजेपी में ही था, उन्हें एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाना था। ये हम्म एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं, ये हम्म बीजेपी के साथ बातचीत करके बीजेपी की प्लानिंग के तहत गए हुए हैं। क्योंकि अगर हम्म जो साउथ बॉम्बे की सीट है, जहां से लोकसभा सीट, जहां से एक ना जो मिलिंद देवरा है वो जीत कर आते रहे हैं, तो वहां पर अगर वो अचानक से सीधे बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो मिलिंद देवरा का वोटर्स रहा है, मुंबा देवी, भिंडी बाजार, बाईकला इलाके वाले जो वोटर्स हैं, वो जो है वो घूम नहीं पाते थे। हम्म लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्टी में उन्हें भेजकर ये कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की है कि मुस्लिम वोटर्स जो मिलिंद देवरा के हैं वो कम से कम हमारे साथ थोड़े बहुत रहे। तो हम्म जो मिलिंद देवरा है उनके एकनाथ शिंदे के साथ आने के पीछे की कहानी पूरी जो है वो बीजेपी द्वारा लिखी गई है और बीजेपी की ठीक है। प्लानिंग के तहत ही ये सारी चीजें हुआ है। अब इस हम्म पर आते हैं, डिडोशी पर आते हैं। संजय हम्म निरुपम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है, काफी हम्म फायर ब्रांड नेता, जो भी पार्टी में जाते हैं तो काफी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और हम्म उन्होंने लोकसभा चुनाव के 1 महीने पहले पार्टी छोड़ दी और उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी कि उन्हें लड़ना था नॉर्थ मुंबई की लोकसभा सीट से चुनाव, लेकिन उन्हें सीट नहीं दी गई और फिर वो जहाँ एकनाथ से शिंदे के पीयूष साथ गोयल थे। जी एकनाथ शिंदे हम्म के साथ चले गए। तो एकनाथ शिंदे ने उन्हें एक टोकन ऑफ लव की तरह उन्हें जो है डिंडोशी से मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर उनकी लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर सुनील प्रभु जो है वो मैदान में है शिवसेना यूबीटी की तरफ से। अब हम्म सुनील प्रभु जो है एक मराठी कैंडिडेट है और संजय निरुपम जो है वो नॉन मराठी कैंडिडेट है। अगर हम्म संजय निरुपम नॉर्थ मुंबई से कहीं पे रहते, हम्म बोरीवली या उसके आगे कहीं पे वो चुनावी मैदान में उतरते, तो हो सकता था कि नॉन मराठी वोटर्स जो है, खासतौर पर नॉर्थ इंडियन वोटर जो है वो उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन हिंडोशी की अगर हम्म बात करें तो यहाँ पर उनके लिए वोट मिलना मुझे लगता है कि थोड़ा हम्म मुश्किल रहेगा और सुनील प्रभु को एक अपर एज हमें यहाँ पर देखने मिल सकती है। सुनील प्रभु इससे पहले मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं। जी, मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे ने उन्हें सांसद भी बनाया था हम्म। और पिछला तो चुनाव वो रविंद्र वायकर के सामने हार भी गए थे, क्योंकि कुछ 48 वोटों से ये हार हुई थी। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी हमें यहाँ पर इस सीट की देखने मिल सकती है। यानी कि डिंडोसी भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हालांकि एकनाथ शिंदे में शामिल हुए संजय निरुपम कितना दांव खेल पाएंगे और कितना क्या कर पाएंगे, लेकिन अभी पलड़ा यहाँ भारी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ही है, जहां से सुनील प्रभु चुनावी जी मैदान में है। सुनील प्रभु इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं, मुंबई के सांसद भी रह चुके हैं शिवसेना से, और फिर से चुनावी मैदान में है डिंडोटी से। तो यहाँ पलड़ा अभी तक जो हम लोगों ने देखा, अभी जिन जी सीटों पे बात हुई, चाहे वो माहिम की सीट हो, चाहे वर्ली की सीट हो, डिंडोसी की सीट हो, या साइना एनसी वाली सीट हो, मुंबा देवी,
इन चारों अभी सीटों पे पलड़ा अभी ये उद्धव ठाकरे का ही पल्ला भारी समझ में आ रहा है यहाँ। और चाहे महाविकास आघाड़ी का, कांग्रेस और एक नाथ शिंदे जहां आमने सामने थे, महाविकास आघाड़ी का इन 4 सीटों पे पल्ला भारी नजर आ रहा है। अगली सीट कौन सी लेते हैं हम लोग? एक ये बात है कि आखिर क्यों एनवीए का पलड़ा मुंबई में भारी दिख रहा है, इसकी काफी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक समीकरण है। अगर यहाँ पर राज ठाकरे जो है वो बड़े पैमाने पर मैदान में नहीं उतरते तो ये लड़ाई बराबरी की हो सकती थी। अब राज ठाकरे जो है वो हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। अब हिंदुत्व के नाम पर जो महायुति है, जो एनडीए अलायंस है, उसकी 2 पार्टियां जो है वो पूरी तरह से मुंबई में चुनाव लड़ रही है, एक बीजेपी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना। अब इन 36 में से 23-25 सीटों पर जो है वो राज ठाकरे ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जहां पर बीजेपी और एक नाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं। तो हिंदुत्व के नाम पर अगर वोट बटेंगे तो राज ठाकरे जो है वो महायुति के दोनों पार्टियों के वोट काटेंगे, जबकि महाविकास आघाड़ी के सिर्फ एक ही पार्टी के वो वोट काट पाएंगे और वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के। अगर उद्धव ठाकरे जो है वो 18 सीटों पर मैदान में उतर रहे हैं तो बाकी जो सीटें हैं वो 36 में से जो बाकी सीटें आप पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 18 के आसपास जो सीटें होंगी, 18 नहीं, मुझे लगता है उससे ज्यादा 20 सीटें जो नहीं 18 सीटें जो होंगी, उन 18 सीटों में जो है वो राज ठाकरे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे। तो 18 सीटों पर जो महाविकास आघाड़ी है वो एक तरह से अपर एज बना के चल रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लंडर भी हमें नजर आ रहा है, जिससे बीजेपी और एक नाथ शिंदे को मुंबई में नुकसान हो रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ समर्थक भी जुड़ रहे हैं। कोई देवेंद्र मुंबई में, नरेंद्र देलई में, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव जीतेंगे, ये अपने में समर्थक अपना रिप्लाई कर रहे हैं, अपने में ये कर रहे हैं। हाँ, अगली सीट कौन सी है उस पर कोई अच्छा कमेंट आएगा तो बीच में हम ले लेंगे। अगर आप लोगों का कोई अच्छा कमेंट आता है, आप हमसे सवाल पूछिए, हम बताएंगे कि किस सीट पे आप बात करना चाहते हैं। मुंबई की 36 सीटों पे आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन किस पे भारी है, कौन किसके सामने है। एक नाथ शिंदे उद्धव गुट के कितनी सीटों पे चुनावी मैदान में है, एक नाथ शिंदे कांग्रेस के खिलाफ कितने सीटों पे चुनावी मैदान में, उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ कितने सीटों पे चुनावी मैदान में। ये अभी मुंबई की सीट, मुंबई सबअर्बन की 26 सीटें और मुंबई सिटी की 10 सीटों पे हम बात करें, यानी टोटल मिला के 36 सीटों पे। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो मेन प्रोमिनेंट सीटें हैं, जो जहाँ हॉट सीटें हैं, वहां हम बात करेंगे। अगर आपकी सीट इन 36 में से कोई एक सीट पड़ती है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए हम और सोनू तैयार है। सोनू, अगली सीट कौन सी चलते हैं? हम लोग 4 सीटों पे अभी तक बात कर चुके हैं। वर्ली की सीट पे बात कर चुके हैं, माइम की सीट पे बात कर चुके हैं, निडोसी की सीट पे बात कर चुके हैं, और साइना एनसी की जो सीट है मुंबा देवी, जहां से साइना एनसी चुनावी मैदान में है, वहां से भी हम बात कर चुके हैं। इन 4 सीटों के बाद अब अगली सीट किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? अगली सीट मुझे लगता है कि हमने बात करनी चाहिए मलाबार हिल की, जहां पर महाराष्ट्र के सबसे अमीर कैंडिडेट मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो मैदान में है। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है ये महाराष्ट्र के जो है मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो उनका दबदबा भी रहा है, लेकिन उनके सामने जो है उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट हैं। अब उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो है वो कितना नुकसान इस इलाके में मंगल प्रभात लोढ़ा को पहुंचा सकते हैं, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भेरूलाल चौधरी को जो है टिकट दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो काफी टाइम से जीत कर आते रहे हैं, और ये जो इलाका है, ये जो वाला इलाका है, ये मुंबई के जो हाई प्रोफाइल इलाके जो है उसमें आता है। और यहाँ पर शिवसेना यूबीटी को एक कोशिश करनी होगी कि वो किस तरह से मंगल प्रभात लोढ़ा को जो है वो हराने का काम कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या एक ऐसी सीट जहां पर नॉन महाराष्ट्रन क्राउड बड़े पैमाने पर है, तो वहां पर एक नॉन महाराष्ट्रन कैंडिडेट को क्या शिवसेना यूबीटी हरा पाएगी, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। और मंगल प्रभात लोढ़ा अगर देख लिया जाए तो मुंबई के कई इलाकों में चले जाए तो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो लोढ़ा ग्रुप की हमें देखने मिलती हैं। तो एक बहुत ही
बड़े कैंडिडेट के सामने शिवसेना यूबीटी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाएगा, किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज की जाएगी, आखिर क्या हारने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट को इस सीट पर उतारा है, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी रहेगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है इतनी रैलियां नहीं करते। मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो डोर टू डोर कैंपेन भी करते हुए हमें इतना नजर नहीं आएंगे, लेकिन मंगल प्रभात लोढ़ा जो है, जब चुनाव होता है तो जितने भी हाई प्रोफाइल जो वोट्स हैं जो लोगों के, वो जो है वो इनको मिल जाते हैं। नेपेंसी रोड हो गया, फिर उसके आसपास का जो मलाबार हिल का इलाका आता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर हमें देखने मिलते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग जगह होगी कि क्या एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को हराने में एक आम शिवसेना का कैंडिडेट जो है वो जो है कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखना जरूरी है। ये स्ट्रेटजी भी एक तरह से उद्धव ठाकरे शिवसेना की ये स्ट्रेटजी भी है कि जो बड़ा हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है, जो पूंजीपति है, उसके खिलाफ एक नॉर्मल व्यक्ति को उतारो ताकि सेंटिमेंट बरकरार रहे। और चुनाव सेंटिमेंट से जीते जाते हैं, हम लोगों ने देखा ही। और सेंटिमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में इससे ज्यादा कौन समझ सकता है कि मराठी लोग कितने सेंटिमेंट उनका हाई होता है। और हमने देखा भी है लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिख गया कि पार्टियों के टूट का असर क्या होता है, हमने देख लिया। ये भी चुनाव लगभग सेंटिमेंट पे ही लड़ा जा रहा है। 50% से ज्यादा चुनाव लोगों का यही मानना है कि पार्टियों में टूट का हम जवाब देंगे, कि भाई पार्टियों में जो तोड़ी गई पार्टी उसका हम जवाब देंगे। तो इस सेंटिमेंट के तौर पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मलाबार हिल्स भी उसमें से एक ही है जहां से शिवसेना ये कोशिश कर रही है उद्धव ठाकरे की, एक जो बड़ा पूंजीपति है उसके खिलाफ एक नॉर्मल व्यक्ति भी लोकतंत्र में चुनावी मैदान में उतर सकता है। ये एक स्ट्रेटजी भी है। देखिए ये एक स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ फायदा हो पाएगा, क्योंकि मलाबार हिल्स फायदा हो या ना हो, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे इसे देखा। क्योंकि आप देखिए कि कई चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी लीडर हो, हम चाय बेचने वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक सेंटिमेंट होता है और राजनीति में सेंटिमेंट बड़ा जरूरी भी है। जी देखिए, इसी के तहत तो ये चुनाव जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार सेंटिमेंट जो है वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और सेंटिमेंट के पीछे का कारण क्या है, ये हम सब काफी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो टूट पड़ी, महाराष्ट्र में जिस तरह से जो है पार्टी को तोड़ा गया, तो इसका फायदा जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार को हमें देखने मिला। तो सेंटिमेंट इस चुनाव में काफी ज्यादा अपना रोल निभाएगा, और उसी के तहत ये एक कोशिश की गई है। लेकिन जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, और जिस तरह से ये इलाका है, उससे देखकर इस इलाके में नहीं, लेकिन किसी और इलाके में ये स्ट्रैटेजी जाहिर तौर पर काम आ जाएगी। अगली सीट, 5 सीटों पे हम लोगों की बात हो चुकी है। अगली सीट कौन सी है? अगली सीट जो है वो मुझे लगता है कि अंधेरी ईस्ट की हमें बात करनी चाहिए। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने मुरजी पटेल को टिकट दिया है, और शिवसेना यूबीटी ने ऋतुजा लटके को टिकट दिया है। अब इस सीट की काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जो मुरजी पटेल है ये बीजेपी के नेता है, ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता नहीं है। ये भी जो है ये इंपोर्ट करके जो है लाया गया है एकनाथ शिंदे के पास। और यहाँ पर ऋतुजा लटके जो है वो शिवसेना यूबीटी के जो है कैंडिडेट हैं। ऋतुजा लटके के पति जो है वो इस सीट से विधायक हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों पहले, मुझे लगता है कि कुछ 2 से 2.5 साल पहले उनके पति का निधन हो गया था, और वहां से ऋतुजा, जब बाय इलेक्शंस हुए तो वहां पर ऋतुजा लटके को जो है टिकट दी गई। और उस वक्त ऋतुजा लटके के सामने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, मेरे ख्याल से मुरजी पटेल को ही टिकट दी गई थी। लेकिन उस वक्त बीजेपी की काफी आलोचना हुई थी। देखिए, महाराष्ट्र में जो एक संस्कृति कहा जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसका देहांत हो गया है, तो उसके सीट पर अगर कोई उसके ही परिवार का बीवी बच्चा कोई खड़ा होता है, तो वहां पर जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारी है, जो बड़ी अपोजिशन पार्टीज होती है। लेकिन इस सीट पर हुआ यूं कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था, और काफी आलोचना हुई थी, और उसके बाद बीजेपी ने मुरजी पटेल को
जो है अपना फॉर्म वापस लेने के लिए कहा। लेकिन अब फिर से मुर्जी पटेल को मैदान में उतारा गया है, लेकिन इस बार मुर्जी पटेल को मैदान में उतारा गया है एकनाथ शिंदे की जो है टिकट की तरफ से। अब एकनाथ शिंदे की टिकट से क्यों उतारा गया है? क्योंकि ये सीट हमेशा से ही शिवसेना के पास रही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी अपनी कैंडिडेट को उतारती तो जाहिर तौर पर मुर्जी पटेल को हार का सामना करना पड़ता और हो सकता है कि एक सीट उनके हाथ से चली जाती। लेकिन अब यहाँ पर ऋतुजा लटके के सामने मुर्जी पटेल को एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से टिकट देकर कहीं ना कहीं इस लड़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का काम किया गया है। जो वोट है, अगर शिवसेना के वोट बढ़ते हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे कैंप के बीच में, तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं उसका फायदा मुर्जी पटेल को मिल सकता है और मुर्जी पटेल का जो है इसमें यहाँ पर हमें फायदा देखने मिल सकता है। यहाँ पर एक और चीज ये है कि इसी सीट से जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं प्रदीप शर्मा, उनकी पत्नी जो है मेरे ख्याल से ऋतिका थी। अब जो प्रदीप शर्मा है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से किसी तरह से जुड़े हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी पत्नी को जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से टिकट मिले। जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। लेकिन जब नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था तो उस वक्त जो प्रदीप शर्मा है उन्हें मना लिया गया और उनकी पत्नी का फॉर्म जो है वो वापस ले लिया गया, जिसके बाद अब मुर्जी पटेल और ऋतुजा लटके के बीच में लड़ाई जो है वो हमें देखने मिल रही है और शिंदे बनाम शिवसेना बनाम शिवसेना की ये लड़ाई यहाँ पर कर दी गई है। मुर्जी पटेल इस इलाके में काफी लंबे समय से जो पार्षद की तरह उन्होंने काम किया। पिछले जो 2019 के विधानसभा के चुनाव थे तो उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी कि उन्हें टिकट मिले। उन्होंने उस वक्त महिला वार्ड ये पड़ा था तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी काफी फील्डिंग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली और यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के खाते में ये टिकट चली गई थी और यहाँ पर शिवसेना के जो लटके थे वो टिकट पर जीतकर आए थे। तो यहाँ पर वोटों का बंटवारा और विभाजन की एक अच्छी खासी प्लानिंग की गई है और उसके तहत मुझे लगता है कि ऋतुजा लटके के सामने मुर्जी पटेल को मैदान में उतारा गया है। सोनू, एक सीट हमारी नजर में बहुत जरूरी हो जाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी झोगी बस्ती कही जाती है, धरावी की सीट, जहां से वर्षा गायकवाड़ चुनावी मैदान में और पिछले 5 बार से वो विधायक हैं और वहाँ ये बड़ा प्रसिद्ध एक चेहरा है कांग्रेस की तरफ से। 2004 हो चाहे 2009 हो, 2014 हो या 2019 और 2024 में भी चुनावी मैदान में है वर्षा गायकवाड़। वहां का समीकरण क्या करता है? क्या वर्षा गायकवाड़ नहीं है, मुझे लगता है कि वर्षा गायकवाड़ की जो बेटी या फिर बहन शायद से ज्योति गायकवाड़ जो है वो मैदान में है। वर्षा गायकवाड़ पिछले चुनाव में वो एमपी बनी हुई है और इस बार उनकी बहन या उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ जो है वो धारावी से मैदान में है। हाँ, यानी कि वर्षा गायकवाड़ सांसद बन चुकी हैं। वर्षा गायकवाड़ की जगह उनके परिवार के सदस्य और उनकी बहन को, ज्योति गायकवाड़ को, चुनावी मैदान में उतारा गया है। वर्षा गायकवाड़ यहाँ से 4-5 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है यहाँ से। ये सीट क्या एक सेफ सीट है कांग्रेस के लिए ये, या इस पे अभी कुछ वर्षा गायकवाड़ के वहां से जाने के बाद जब उनकी बहन आई है तो क्या इसमें कुछ हो सकता है? देखिए, ये जो सीट है ये पारंपरिक तौर पर हमेशा से ही जो है वो इसके साथ रही है, कांग्रेस के साथ रही है। जो वर्षा गायकवाड़ के जो पिता है एकनाथ गायकवाड़ जो है वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। कई लंबे समय से यहाँ इस सीट से वो विधायक रह चुके हैं और उनका दबदबा इस सीट पे हमेशा से ही रहा है। वो इस सीट पर उन्होंने काफी काम भी किया है और जो SC/ST वोट जो है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर है, तो इसका फायदा जो है वो हमेशा से ही कांग्रेस को यहाँ पर मिलता रहा है। और एकनाथ गायकवाड़ जो है वो यहाँ से एक कांग्रेस का और एक बड़े लीडर का चेहरा वो यहाँ से हमेशा से रहे हैं। अब इनके पक्ष में जो एकनाथ गायकवाड़ की जो एक लेगेसी है
वो हमें देखने मिलते हैं, उनके जो पारंपरिक वोट्स हैं वो हमें देखने मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो इस इलाके में मुस्लिम वोटर्स भी देखिए बड़े पैमाने पर है। पिछले दिनों धारावी में जब एक मस्जिद का जो अतिक्रमण था वो तोड़ने के लिए जब बीएमसी के कैंडिडेट, बीएमसी के जो जो लोग थे वो गए थे, तो वहां पर एक बड़ा हंगामा हुआ था। तो उस वक्त हमने देखा था कि कितने बड़े पैमाने पर वहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इस इलाके में आज मुझे खुद लगता है कि ये उद्धव ठाकरे ने कहा है, आज आज उनका वहाँ संबोधन था, जिनकी एक रैली थी, वहाँ उन्होंने कहा कि अगर हम धारावी में अगर सत्ता में आते हैं तो धारावी का जो प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है हम उसको रद्द कर देंगे। तो आप देखिए कि सत्ता की लड़ाई जी और ये लड़ाई सिर्फ सीमित यहाँ तक नहीं है, जो एक संकेत राहुल गांधी द्वारा दिया जाता है कि अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी की भूमिका है, वहां तक ये जाती हुई दिख रही है। देखिए, ये जो धारावी की मैं बात करूं, धारावी एक तो एशिया की सबसे बड़ा स्लम में से एक है। एरिया है। यहाँ पर हुँ। स्लम टूरिज्म नाम की जो चीज हम सुनते हैं ना, ये यहीं हुँ, से हुँ। शुरू हुई है। यहाँ पर लोग हुँ। टूरिस्ट आते हैं झोपड़पट्टी देखने के लिए। और ये ऐसा भी इलाका है जहां पर आपको दो दो तीन तीन फ्लोर की लकड़ी की बिल्डिंग्स देखने मिलेगी। तो हुँ। ये एक हमने बहुत बड़ा फ़िल्मों में देखा है, लगभग जी हमको लगता है बॉलीवुड की लगभग हर चौथी, 5वीं फ़िल्म में आपको धारावी दिख जाएगा। जी। और धारावी जो है हुँ। वो सिर्फ और सिर्फ स्लम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा उद्योग का भी जरिया है। आपको बता दें कि धारावी में लगभग आपको बता हुँ। दें कि जो चमड़े का कारोबार होता है, जो आपके लेदर हुँ। के जो शूज होते हैं, बैग्स होते हैं, वो हुँ। बड़े पैमाने पर मिलता है। इसके बाद यहाँ पर एक जो है कुम्हारवाड़ा है, वो भी बड़े पैमाने पर है। इसके बाद जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज चलती हैं, फिर चाहे वो शूज बनाने की हो या फिर प्लास्टिक बनाने की हो, ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज जो है वो हमें धारावी में देखने मिलती है। तो ये धारावी जो है वो अपने आप में एक इकोनॉमी का एक इकोसिस्टम मुंबई के अंदर है। लेकिन इस धारावी को डेवलप करने को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, ये जो है ये चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इस धारावी के प्रोजेक्ट को अगर किसी और को डेवलप करने दिया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा होता। लेकिन इस धारावी के प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम जो है वो दिया गया है अडानी को। अब अडानी जो है वो तो महाविकास आघाड़ी के जानी दुश्मन है। और जब हुँ। अडानी जो है वो लड़ाई में आ जाते हैं तो ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं वन साइड हो जाती है। और जो महाविकास आघाड़ी है उसे इस लड़ाई में जीत हासिल करने का एक अपर एज मिल जाता है। तो चलो धारावी जो जल्दी-जल्दी है हम 2 और सीटों पे बात कर लेते हैं, जहाँ 2 दोस्तों की लड़ाई है। कहा जा रहा है कि 2 दोस्तों की दगाबाजी की लड़ाई है। एक मानखुर्दा शिवाजी नगर की सीट और एक अणुशक्ति नगर की सीट। ये दोनों सीटों की बात कर लेते हैं, फिर अपना कल का जो अपना लाइव होगा फिर हम शुरू करेंगे। ये लाइव करीब 1 घंटा होने वाला है। तो मानखुर्दा में और अणुशक्ति, 2 दोस्तों की लड़ाई है, जो दोस्तों ने मुंबई में सेम समय पे आए, सेम समय से राजनीति शुरू की। एक पार्टी जो समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे, दोनों समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी की नींव तैयार की महाराष्ट्र में। अब चूंकि एक दोस्त एकनाथ शिंदे ये एनसीपी शरद पवार की तरफ चला गया, जब एनसीपी शरद पवार की पार्टी टूटी तो अजीत पवार वाली पार्टी एनसीपी में चला गया। एक दोस्त तभी का समाजवादी पार्टी में रहा, समाजवादी पार्टी में रह गया। इन दोनों का क्या विश्लेषण है और वहां क्या स्थिति है, ये इसको करते हैं, उसके बाद से अपना लाइव खत्म करते हैं। देखिए, ये जो सीट है ये मुंबई की एक हॉट सीट में से एक है। क्योंकि नवाब मलिक जो है वो इसके पहले उन्होंने अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं थी। लेकिन एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बनाई गई है और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी भी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये ऊपर ऊपर से कह रही है कि हम नवाब अपोज मलिक कर को रहे हैं, हाँ। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका अपोज करेंगे, उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ रहा है और हमने विरोध किया है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है नवाब मलिक को मैदान में उतारने की, ये स्ट्रैटेजी जो है ये बीजेपी की ही है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि 2014 में जाना पड़ेगा, जब यहाँ पर जो अबू आजमी जो है उनका मुकाबला था
शिवसेना के सुरेश पाटिल के सामने। अब सुरेश पाटिल को जब 2014 की बात मोदी लहर थी, उस वक्त महज 10,000 वोटों से ही जो नवाब अबू आजमी है वो हरा पाए थे। उस वक्त जो मुस्लिम वोटर है वो वन साइडेड रहा। लेकिन 2019 में सुरेश पाटिल चुनाव में नहीं उतरे और अब 2024 में सुरेश पाटिल एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। अब सुरेश पाटिल को चुनाव जिताना है तो क्या करना होगा? सुरेश पाटिल को चुनाव जिताना है तो अबू आजमी के सामने एक दमदार मुस्लिम कैंडिडेट उतारना होगा और उस मुस्लिम कैंडिडेट का काम होगा कि वो अबू आजमी के वोटों को काटे। अब नवाब मलिक देखिए मुंबई में एक छोटे मोटे नेता नहीं है। मुझे लगता है कि मुंबई में नवाब मलिक एक काफी बड़े नेता है। अगर लेयर हम बना दे कि मुंबई में बड़े नेता हम ये भी देख सकते हैं और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं इससे कहा जा सकता है कि बीजेपी यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजों का बदला महाराष्ट्र से भी लेना चाहती है कि महाराष्ट्र जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी की पैठ है उन सीटों को भी खत्म किया जाए ताकि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सके। देखिए कोशिश तो पूरी तरह से है। कोशिश ये है कि कितना डैमेज आप पहुंचा सकते हैं और इसी के तहत ये कोशिश की गई है। हालांकि नवाब मलिक और अबू आजमी की पुरानी लड़ाई तो है। एक दो दोस्त एक ही राज्य से आते हैं, दोनों ने अपना राजनीतिक करियर एक ही साथ शुरू किया। 1996 में जब पहली बार नवाब मलिक अनुशक्ति नगर से चुनाव जीतकर आए तो उस वक्त अबू आजमी के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी चल रही थी, लेकिन कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज जो है वो नवाब मलिक की तरफ से की गई थी, जिसको लेकर अबू आजमी ने नवाब मलिक को निष्कासित करने का काम किया। वो तो एक लड़ाई है, वो एक पुरानी लड़ाई है, लेकिन हमने ये देखा था कि उस लड़ाई के बाद ये दोनों जो है वो एक दूसरे के राह में आते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जिस तरह से आपने मुझे बताया था कि जब नवाब मलिक जेल में थे तो अबू आजमी जो है वो अनुशक्ति नगर जो कि नवाब मलिक का गढ़ है वहां पर वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, एक तो मुस्लिम वोटों को काटना और दूसरा अबू आजमी से बदला लेना। तो ये दो चीजें हैं और मुस्लिम वोट काटने के लिए सिर्फ नवाब मलिक नहीं है मैदान में, बल्कि AIMIM के नेता जो है एक अतीक अहमद खान उर्फ महबूब करके उनका नाम है, वो मैदान में है। तो मुस्लिम वोटों का यहाँ पर बड़े पैमाने पर विभाजन होगा और मुस्लिम वोटों का विभाजन होने का सीधा फायदा सुरेश पाटिल को हो सकता है, जो कि 2014 के चुनाव में महज 10,000 वोटों से पीछे रह गए थे। अबू आजमी और नवाब मलिक और AIMIM के कैंडिडेट में अगर वोटों का बंटवारा होता है तो अबू आजमी को 20 से 30,000 वोटों का नुकसान हमें देखने मिल सकता है और यही एक स्ट्रैटेजी जो है वो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर हमें देखने मिल रही है। तो ये मानखुर्दा की सीट है, अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी लड़ रही है चुनावी मैदान में, नवाब मलिक की बेटी लड़ रही है। चूंकि एक स्ट्रेटेजी है, जैसा आपने कहा कि हो सकती है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है, भले बीजेपी बाहर से कुछ कह रही हो कि हमने दाऊद के साथ इनका लिंक है, हमने अपोज किया, लेकिन अजित पवार ने अच्छा नहीं किया। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो परिणाम अगर जीतते हैं तो बल्ले बल्ले, तो भी परिणाम महायुति के पक्ष में। अगर वो हारते भी हैं और पटेल को जिताते हैं तो भी वो महायुति के पक्ष में ही है, तो भी बल्ले बल्ले है और उसका इनाम मिलना तय है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बागी कैंडिडेट्स का फायदा जो है वो महायुति को मिलेगा, क्योंकि 30 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र की, 30 ऐसी सीटें जहां पर बागी उम्मीदवार मैदान में है और बागी उम्मीदवार जो है वो चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो वापस अपनी ही पार्टी में जाएंगे, यानी कि महायुति के जो कैंडिडेट है वो महायुति के पास वापस चले जाएंगे। तो बागी कैंडिडेट्स के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो ये लड़ाई उनके लिए काफी फायदेमंद है। तो आज हम लोगों ने कई सीटों मुंबई सबअर्बन, मुंबई सिटी यानी कि 36 सीटों में हम लोगों ने कम से कम 10 सीटों पे बात की और वहां का समीकरण हमने समझाया कि आखिर कौन भारी है, कौन कमजोर पड़ रहा है, आखिर कमजोर क्यों पड़ रहा है और भारी क्यों पड़ रहा है। फिर हम कल एक मुंबई की जो 36 सीटों में जो सीटें बची हैं उस पर बात करेंगे और हॉट सीटों पे बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, जहां बड़े नेताओं के किस्मत दांव पे लगी है, उन पे हम बात करेंगे। तो सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिर हम कल अपने इसी वक्त पर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।